नमस्कार। न्यूज रूम में आप सभी का स्वागत है। अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी तब दहल उठी जब डाउनटाउन क्षेत्र में व्हाइट हाउस से कुछ ही दूरी पर घात लगाकर किए गए हमले में नेशनल गार्ड के 2 जवान गंभीर रूप से घायल हो गए। सुरक्षा बलों ने हमलावर पर जवाबी कार्रवाई करते हुए उसे घायल कर दिया और उसके बाद उसे हिरासत में ले लिया गया। होमलैंड सिक्योरिटी विभाग ने संदिग्ध की पहचान 29 वर्षीय अफगान नागरिक रहमानुल्लाह लाकनवल के रूप में की है, जो 2021 में ऑपरेशन एलाइज वेलकम कार्यक्रम के तहत अमेरिका आया था। हम आपको याद दिला दें कि यह वही कार्यक्रम था जिसके माध्यम से अफगानिस्तान युद्ध में अमेरिकी सेनाओं की मदद करने वाले हजारों अफगानों को तालिबान की संभावित प्रताड़ना से बचाने के लिए अमेरिका लाया गया था। इस बीच इस गोलीबारी के बाद डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने अफगान नागरिकों से संबंधित सभी आव्रजन अनुरोधों को तत्काल और अनिश्चितकाल के लिए रोकने की घोषणा की है। फिलहाल घायल दोनों सैनिक गंभीर स्थिति में अस्पताल में भर्ती हैं, जबकि ट्रंप प्रशासन ने राजधानी में अतिरिक्त 500 नेशनल गार्ड जवानों की तैनाती का आदेश दे दिया है। देखा जाए तो वाशिंगटन डीसी में व्हाइट हाउस के निकट 2 नेशनल गार्ड जवानों पर हुआ यह हमला केवल एक स्थानीय सुरक्षा घटना नहीं है। इसके प्रभाव अमेरिका की आंतरिक राजनीति, आव्रजन नीति, सुरक्षा ढांचे और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों, खासकर अफगानिस्तान पर प्रत्यक्ष रूप से पड़ेंगे। इस घटना ने न केवल राजधानी की सुरक्षा पर सवाल उठाए हैं, बल्कि अमेरिका द्वारा पिछले वर्षों में अपनाई गई मानवीय नीतियों को भी राजनीतिक बहस के केंद्र में ला दिया है। घटना के तुरंत बाद डोनाल्ड ट्रंप द्वारा इसे आतंकवाद करार देना और 2021 व 2022 में आए सभी अफगानों की पुनः जांच करने का ऐलान यह स्पष्ट करता है कि यह हमला अमेरिकी राजनीति में आव्रजन मुद्दे को और अधिक तीखा बना देगा। माना जा रहा है कि इस घटना का ऑपरेशन एलाइज वेलकम पर प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ेगा। ऑपरेशन एलाइज वेलकम कार्यक्रम बाइडेन प्रशासन ने अफगानिस्तान से अमेरिकी वापसी के बाद शुरू किया था। मानवीय दृष्टि से इसे एक आवश्यक प्रयास माना गया था। हजारों ऐसे अफगान जो अनुवादक, सहयोगी या साझेदार के रूप में अमेरिकी सेना के साथ काम कर चुके थे, तालिबान के खतरे के कारण अमेरिका लाए गए थे। अब इस हमले के बाद यही कार्यक्रम कटघरे में आ गया है और इसकी सुरक्षा जांच प्रक्रिया पर राजनीतिक हमला तेज होगा। इसके अलावा ट्रंप और उपराष्ट्रपति जेडी वेंस द्वारा यह कहना कि घटना ने उनकी आव्रजन नीति को सही साबित किया, यह इस बात का संकेत है कि आने वाले हफ्तों और महीनों में इस घटना का उपयोग कठोर आव्रजन उपायों को उचित ठहराने के लिए किया जाएगा। इतिहास गवाही देता है कि अमेरिका में हर हिंसक घटना जिसमें विदेशी पृष्ठभूमि वाला व्यक्ति शामिल हो, उसका सीधा असर आव्रजन कानूनों पर पड़ता है, चाहे वह 9/11 के बाद की नीति हो या उससे पहले की। साथ ही व्हाइट हाउस से कुछ ही दूरी पर सैन्य गश्ती दल को निशाना बनाना एक प्रतीकात्मक संदेश भी माना जा सकता है। अभी तक किसी संगठित आतंकी समूह की संलिप्तता नहीं पाई गई है, परंतु उच्च सुरक्षा वाले क्षेत्र में सफल घात लगाकर हमला, हमलावर द्वारा अकेले कार्रवाई करना, नेशनल गार्ड को लक्षित करना आदि बातें अमेरिकी सुरक्षा एजेंसियों के लिए एक गंभीर चेतावनी है। सामरिक दृष्टि से इसका मतलब यह है कि अकेले हमलावर यानी लोन वोल्फ हमलों का जोखिम अभी भी मौजूद है। हमलावर की मंशा स्पष्ट न होने के बावजूद यह घटना यह संकेत देती है कि अमेरिकी प्रशासन को अब घरेलू सुरक्षा का नया आकलन करना होगा। इसके अलावा अफगान मूल के किसी व्यक्ति द्वारा ऐसा हमला होना सीधे तौर पर दोनों देशों के संबंधों को प्रभावित करेगा और यह असर कई स्तरों पर महसूस होगा। अमेरिका में बसे लाखों अफगान नागरिक पहले ही सामाजिक और राजनीतिक दबाव झेल रहे हैं। यह घटना उनके लिए परिस्थितियां और उत्पीड़न बढ़ा सकती है, चाहे वे कानूनी रूप से रह रहे हों या नहीं। इतिहास बताता है कि किसी एक व्यक्ति की हिंसा का असर पूरे समुदाय पर पड़ता है और यह घटना भी अपवाद नहीं होगी। तालिबान सरकार अमेरिका में घटने वाली ऐसी घटनाओं पर अक्सर प्रतिक्रिया नहीं देती, परंतु यह घटना पश्चिमी देशों में अफगान शरणार्थियों के प्रति बढ़ती नकारात्मक धारणा को और मजबूत कर सकती है। इसका प्रत्यक्ष असर भविष्य में अफगानों की पुनर्वास नीतियों पर पड़ेगा और संभव है कि यूरोपीय और अन्य देश भी शरणार्थी नीतियों की पुनः समीक्षा करें। हम आपको बता दें कि ऑपरेशन एलाइज वेलकम जैसा कार्यक्रम केवल अमेरिका ही नहीं बल्कि कई पश्चिमी देशों के लिए एक मॉडल था। यदि इस कार्यक्रम की विश्वसनीयता पर सवाल उठता है तो वैश्विक स्तर पर युद्धग्रस्त देशों के लिए पुनर्वास प्रयासों को समर्थक देशों में राजनीतिक विरोध का सामना करना पड़ेगा। हमले के बाद 500 अतिरिक्त नेशनल गार्ड जवानों की तैनाती भी इस बात का संकेत है कि वॉशिंगटन डीसी में पहले से बढ़ी सैन्य उपस्थिति अब और कठोर होगी, लेकिन यह कदम
कई संवैधानिक प्रश्न भी खड़ा करता है, जैसे क्या राजधानी में सैन्य उपस्थिति बढ़ाना सुरक्षा का दीर्घकालिक समाधान है? क्या इसे राजनीतिक नियंत्रण के उपकरण के रूप में देखा जाएगा? क्या इससे नागरिक सैन्य संबंधों में तनाव बढ़ेगा? देखा जाए तो वाशिंगटन जैसे शहर जो पहले ही राजनीतिक ध्रुवीकरण का केंद्र हैं, वहां सैन्य बलों की बढ़ती मौजूदगी कानून व्यवस्था पर प्रभाव डाल सकती है और नागरिक स्वतंत्रताओं को लेकर भी बहस तेज होगी। बहरहाल, इस घटना से यह भी स्पष्ट है कि अकेले हमलावरों की पहचान और रोकथाम अमेरिकी सुरक्षा तंत्र के लिए चुनौती बनी रहेगी। आव्रजन नीतियों में कठोरता बढ़ेगी, चाहे वह सुरक्षा की दृष्टि से तर्कसंगत हो या राजनीतिक रूप से प्रेरित। अफगान शरणार्थियों के पुनर्वास कार्यक्रम को भारी नुकसान होगा, जिसके अंतर्राष्ट्रीय असर भी देखने को मिलेंगे। अमेरिका अफगानिस्तान संबंधों में अविश्वास बढ़ सकता है, खासकर ऐसे समय में जब मानवीय सहायता और संपर्क की आवश्यकता अधिक है। घटना के बाद ट्रंप का अफगानिस्तान को धरती पर एक नरक बताना दर्शाता है कि अफगानों के लिए यह घटना पूरी दुनिया में मुश्किलों का सबब बन सकती है। My great fellow Americans, earlier today on the eve of the Thanksgiving holiday, 2 members of the National Guard serving in Washington, D.C. were shot at point-blank range in a monstrous ambush-style attack just steps away from the White House. They had been deputized as part of the most successful public safety and national security mission in the history of our nation's capital, the D.C. Safe and Beautiful Task Force, which has achieved an unprecedented reduction in violent crime and crimes of all type. This heinous assault was an act of evil, an act of hatred, and an act of terror. It was a crime against our entire nation. It was a crime against humanity. The hearts of all Americans tonight are with those 2 members of the West Virginia National Guard and their families. The love of our entire country is pouring out for them, and we are lifting them up in our prayers. As we are filled with anguish and grief for those who were shot, we're also filled with righteous anger and ferocious resolve. As President of the United States, I am determined to ensure that the animal who perpetrated this atrocity pays the steepest possible price. I can report tonight that based on the best available information, the Department of Homeland Security is confident that the suspect in custody is a foreigner who entered our country from Afghanistan, a hellhole on earth. He was flown in by the Biden administration in September 2021 on those infamous flights that everybody was talking about. Nobody knew who was coming in. Nobody knew anything about it. His status was extended under legislation signed by President Biden, a disastrous president, the worst in the history of our country. This attack underscores the single greatest national security threat facing our nation. The last administration let in 20 million unknown and unvetted foreigners from all over the world, from places that you don't want to even know about. No country can tolerate such a risk to our very survival. An example is Minnesota, where hundreds of thousands of Somalians are ripping off our country and ripping apart that once great state. Billions of dollars are lost, and gangs of Somalians come from a country that doesn't even have a government, no laws, no water, no military, no nothing. As their representatives in our country preach to us about our Constitution and how our country is no good. We're not going to put up with these kind of assaults on law and order by people who shouldn't even be in our country. We must now re-examine every single alien who has entered our country from Afghanistan under Biden, and we must take all necessary measures to ensure the removal of any alien from any country who does not belong here or add benefit to our country. If they can't love our country, we don't want them. America will never bend and never yield in the face of terror. And at the same time, we will not be deterred from the mission these service members were so nobly fulfilling. That is why tonight I can announce that I have directed the Department of War to mobilize an additional 500 troops to help protect our capital city. We will make America totally safe again, and we will bring the perpetrator of this barbaric attack
to swift and certain justice if the bullets going in the opposite direction haven't already done that. During this time of the year, when we gather at home with loved ones, these two patriots were wearing the uniform of our country, patrolling the streets of our capital. They had taken a selfless oath to defend our nation against all enemies, foreign and domestic. And that is exactly what they were doing when they were gunned down in a savage attack. I want to express my extraordinary gratitude to every member of the United States military who is deployed tonight at home and abroad. I also want to thank the Secret Service and the D.C. Metropolitan Police Department for their work today. This Thanksgiving, I ask every family to say a prayer for the two great heroes who were so horribly shot, and for their loved ones. Please say a prayer. May God bless them and comfort them, and may God bless and protect. अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।